Okay, again, hello everyone. So today we are doing a session with, and that's a production designers meet. I am Sloka Shah on behalf of Trivit Kapadia and his team, Celebration Solutions. Welcome you all for this wonderful session. I'm an architect by profession, and I'm also working as a production designer in Gujarati film industry. I have been in the industry from past 2 years, and I am taking a baby steps in it. I'm learning actually, and I have done 2 films as a production designer and 2 films as an assistant. Today we have in finest production designer in our conversation. Sorry, excuse me. And he is from Bollywood. His name is Mr. Rakesh Yadav, and I would say that he already banged the Bollywood industry with finest films. And so let's connect him. Wow, hello. Hi. Sorry for the bad connection. No, it's fine. अभी ठीक आ रही है आवाज? Yes, I can see you clearly. Very Okay, good, how very good. चलो अच्छा है. बढ़िया आप कैसे हो? Something. Okay, so now Sir is here with us, and let me share you something that Rakesh sir has done amazing films like. So Tumbad was his brilliant work that you can basically judge him by his creativity and the work that he has done. And another is Bhutna, of course, where he got a chance to work with the legendary Amitabh Bachchan sir. And I think that is the much fascinating work. And of course, there are my personal favorite, Door, that connects with the emotions. And that is the touch, very, very meaningful and touchful stories. Thank you. And certainly there are many more. Sir will tell us about that. So, sir, I have few questions for you. I hope that people crave to work in a field of art and production designing. This can be really meaningful to them. And of course to me, because I am just 2 years old in this industry and I'm learning also. So, sir, आपके बारे में बताइए, आपका born, brought up और किस वजह से आपने आर्ट में अपना मन चुना? हाँ बिल्कुल श्योर. तो मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ. मैं नॉर्थ में पूर्वांचल में एक शहर है गोरखपुर. So can you please just volume आपका थोड़ा? Yeah. Can you hear me better? Yeah. तो मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और करीब 2003 और 2003 के अराउंड या 2002 के अराउंड में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, कुछ फाइन आर्ट्स. मैंने शुरू किया फाइन आर्ट्स से, तो फाइन आर्ट्स वगैरह किया, यहाँ पे ग्रेजुएशन किया. फिर उसके बाद मैं थिएटर से जुड़ा. थिएटर यहाँ पे होता था उस समय, आज भी होता है. तो उस दौरान काफ़ी हमने प्लेस वगैरह किया और काफ़ी मिक्सअप रहा. मुझे भी पता नहीं था कि मैं प्रोडक्शन डिज़ाइन का तो कोई आइडिया नहीं था उस समय कि प्रोडक्शन डिज़ाइन होता क्या है. इवन आर्ट डायरेक्शन और इवन फिल्म्स के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि कितने तरह की फिल्में होती हैं, क्या डिफरेंट होता है, अलग अलग चीज़ें, बहुत कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं. तो बिगनिंग में तो काफ़ी कुछ समझ में नहीं आता था. फिर मैंने एक फॉर्म भरा था. एक ड्रामा स्कूल है लखनऊ में, भारत नाट्य अकेडमी. तो वहाँ से मैंने एक्टिंग के लिए एक्चुअली भरा था. मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टर बनूं या मैं सेट डिजाइनिंग करूं या पेंटर बनूं, कुछ भी नहीं पता था. तो जो सबसे सही शुरुआत हुई वो किसी भी एक चीज को प्रैक्टिस करके एक लंबे समय के बाद ही आपको समझ में आता है कि इसको और कैसे निखारा जा सकता है. तो मुझे लगता था कि मैं शायद एक्टर बन जाऊंगा, मुझे एक्टर बनना चाहिए, या मेरे अंदर वो एक जुनून था कुछ करने का. तो ये करने के लिए मैं लखनऊ गया, 2 साल वहाँ पे ट्रेनिंग ली. और उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे आर्ट डायरेक्शन के बारे में पता चला, प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में. और हमारी एकेडमी से और भी सीनियर्स थे जो आर्ट डायरेक्शन में काम कर रहे थे, और इनफैक्ट मैंने उनको ही असिस्ट किया सबसे पहले जाके बॉम्बे में.
बट वो भी काफी बाद में हुआ, क्योंकि वहां पे भी शुरू करने के लिए एटलीस्ट कुछ बेसिक्स तो पता होना चाहिए था। एकदम बिल्कुल भी नहीं तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, जब हम एक ऐसे शहर से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं, जो उस समय तो काफी बहुत जरूरत थी उस समय प्रोग्रेशन की यहाँ पे। ट्रैवलर को तो पूरा स्ट्रगलिंग हाँ, फील और आता है। मतलब आप नॉर्थ के विलेजेस और गांव और यहाँ का रहन सहन, और उसके बाद बॉम्बे के साथ बैठ के, बॉम्बे में बैठ के किसी के साथ काम करना, वो ही अपने आप में एक चैलेंज। बहुत बड़ी जर्नी है, वो बहुत बड़ी जर्नी है। हाँ। फिर स्पीकिंग, फिर बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। हम्म। तो तो थिएटर के करते समय ही मुझे ये श्योर हो गया था कि मुझे एक्टर नहीं बनना है, मेरे को सेट डिजाइनिंग में ही जाना है और इसको सीखना हम्म। है। बेसिकली सीखने का भी नहीं पता था कि सीखना कैसे है, सीखना भी नहीं हम्म। पता, क्योंकि एकेडमी में, ड्रामा स्कूल में तो वहाँ पे स्टेज पे सेट बनते थे, तो हाँ। और उससे फिल्म के सेट्स का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था। मैं इवन ड्रामा स्कूल खत्म करने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं था कि फिल्म में सेट्स या मतलब फिल्म के आर्ट डायरेक्शन का क्या मतलब है। तो हम लोग को एक छोटा एक मौका मिला, एफटीआई में 3 महीने का एक शॉर्ट टाइम फिल्म मेकिंग कोर्स होता है। तो वो कोर्स हमारी एकेडमी के थ्रू, बीएनए के थ्रू ही मिला हमें। तो वो हमने किया 3 महीने का। और मैं हमने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे 12-13 लोग थे हमारे ग्रुप में। तो हम सबको, काफी लोगों को उसमें डायरेक्शन में जाना था, कुछ लोग प्रोडक्शन में भी इंटरेस्टेड थे, कुछ लोग आर्ट में, सिर्फ मैं ही था। तो हम्म। तो मैंने अपनी अपनी राह पकड़ ली, क्योंकि एफटीआई में भी उस समय आर्ट डायरेक्शन का कोर्स उस दौरान बंद था, मुझे नहीं पता उस समय पहले से था या नहीं था, बट उस दौरान बंद था, और वही एक साल था जो वो शुरू होने वाला था वहाँ पे आर्ट डायरेक्शन का कोर्स। तो मैं वहाँ पे मिला, वहाँ के जो डीन थे आर्ट डायरेक्शन के। तो उन्होंने बोला अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर चाहो उसके बाद यहाँ पे फाइन आर्ट्स किया है तुमने और ड्रामा किया है तो कर सकते हो तुम, मतलब यहाँ पे सेट डिजाइनिंग 3-4 साल का कोर्स है वो करो और उसके बाद फिल्म में जाओ। तो मैंने बोला कि, और फिर मुझे बहुत अर्जेंट था, मैं और ज्यादा नहीं सीख सकता था, ये काम करते करते सीखने का बहुत ज्यादा होता, कुछ गड़बड़ियां करके, कुछ गलतियां करके सीखने का बहुत था। एक सिंपल रास्ता अगर पता हो आपको, तो आप सीधा उधर जाओगे और आपकी जर्नी खत्म है। पर हाँ। एक्चुअली जर्नी जर्नी आपका मंजिल पे नहीं है, वो रास्ते में जर्नी ज्यादा है, वो सीखने को उसमें ज्यादा मिलता है। तो शायद यही सब बातें थी, और वो जरूरत भी थी पैसों की लाइफ में, तो कुछ करना ही था। तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, एक्चुअली सबसे यही बड़ा रीजन भी था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे को, सिर्फ यही दिखता था कि जाओ यहाँ पे कोर्स कर लो। फिर मैं कुछ दिन भी नहीं रुका, एफटीआई से आने के बाद 2-3 महीने के कोर्स के बाद फटाफट कॉलेज वॉलेज यहाँ पे सब खत्म किया, 1-2 महीने के अंदर वापस बॉम्बे पहुंच गया। और कुछ दो एक दोस्तों के साथ ही चले गए एकदम बिल्कुल भी। और अपने फाइल्स वगैरह रख ली, पेंटिंग्स का जो काम किया था उसको प्रॉपर बनाया, सब चीजें ठीक की, मतलब इंटरव्यूज के लिए कभी किसी को पोर्टफोलियो फोन, जो हमारी लैंग्वेज में पोर्टफोलियो, हम बोलते एग्जैक्टली हैं। हाँ, हाँ। मतलब कच्चा पक्का जो भी था, जो भी जितना भी पता हाँ। था। हाँ, बट एक चीज 100% क्लियर थी कि मुझे यही करना है, और पूरी लाइफ भर यही करना है और इसमें ही सीखना है। वो बहुत क्लियर था, कैसे करना है वही ढूंढ रहा था बस। राइट। तो कई बार ऐसा भी मौका है कि, और वो बहुत अच्छा होता है जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, जब आप जीरो हो ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो एक, मैं फाइल हाथ में लेके और एक स्टूडियो दूसरे स्टूडियो घूमता था। तो वहाँ का भी बाय। एक बहुत बढ़िया था वो। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस समय तो लगता था कि अब बस क्या मजबूरी है, ये भी करना पड़ता है, ये अभी दैट आई रास्ते रास्ते के बस। मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 50 से 100 लोगों को मेल किया था कि मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है, प्लीज मुझे सीखना है, प्लीज बुलाइए। बट ये एक चीज है, जब आप हाँ, ये भी अच्छा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप किसी को मैसेज मेल कर सकते हो, बट उस समय इतना पॉपुलर नहीं था, और मैं भी उतना मेल और मेरा वो मतलब हम लोग स्कूलिंग वगैरह भी उतना फॉरवर्ड नहीं थी कि हम लोग मेल्स वगैरह में इतने स्मार्ट हो उस समय। तो पर्सनली जाके मेरे को बहुत सही लगता था, मैं गया कई लोगों के पास, तो उसमें से एक आर्ट डायरेक्टर थे, टीवी का बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो, तो काफी एक बड़ा अच्छा सेट भी लग रहा था। तो उनको इस बात किया, बड़े मुश्किल से किसी ने उनका मिला दिया उनके सामने, थोड़ा सर मेरे को काम करना है। तो जो आदमी 20 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, वो सामने उसके अगर कोई ऐसा पड़ेगा जो काम करना चाहता है, ऑनेस्टली करना चाहता है, तो उसको दिख जाता है, वो साफ दिख जाता है कि ये बंदा करने वाला है काम। उन्होंने मुझे काम दे दिया तो शुरू में मुझे म्यूरल्स वगैरह बनाने थे, मैंने फाइन आर्ट्स म्यूरल से किया हुआ था 1 ईयर का। तो वो म्यूरल्स बनाने को दिया, ग्राफिटीज वगैरह का काम दिया मुझे कि
ग्राफिटीज वगैरह बनाए मैंने शुरू शुरू में। फिर शूट का पैटर्न सीखा, शूट पे खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। ऑन शूट टीवी सीरियल के बॉयज के साथ में मतलब सेटिंग का काम, रनिंग बहुत फास्ट काम होता है, तो आप एक्सरसाइज बहुत सही हो जाती है। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी हुई, मतलब टफ था बहुत, रात हम्म। दिन और बहुत ही उसी समय हो भी सकता था। वो बाद में, आज का टाइम नहीं है वो ट्रेनिंग लेने का, जब आप एकदम फ्रेश हो तभी आप दौड़ धूप ज्यादा कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है, जितना अच्छा हो जाए वो एक्सरसाइज तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। आप कभी सेट पर आज खड़े हो और आपको पता है सेटिंग बॉयज हैं, सब कुछ चल रहा है शूट पे, किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो चारों तरफ दिमाग आपका एक्सपीरियंस की वजह से खुला रहता है, आप ऑप्शंस हाँ। फट 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 निकाल सकते अच्छा, हो। अच्छा। इसको ये कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, वॉल कलर नहीं कर हम्म। सकते तो पेपर लगा दिया, या कुछ और चीजें हाँ। लोकेशंस पे। तो ऐसे करते करते टीवी में मैंने काम किया काफी, 6 महीने करीब किया। हम्म। और साथ ही साथ मेरे जो सीनियर थे, जो एकेडमी के, एकेडमी स्कूल के, ड्रामा स्कूल के, तो हम्म। वो काफी मुनीष सप्पल नाम है उनका, तो काफी फेमस है, उन्होंने पहेली वगैरह की है, पिंजर की है, बहुत सारी फिल्में की, चाणक्य किया है। तो वो हाँ। काफी बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्शन डिजाइनर थे। और बहुत अच्छी बात थी, बट उन तक पहुंचने के लिए भी मेरे पास कुछ होना चाहिए था। मतलब मैं बीएनए से हाँ। हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे फट से नहीं बुला लिया, उन्होंने भी देखा कि हाँ भाई ये लड़का क्या करता है, क्या करना चाहता है। तो अच्छा। 6 महीने के बाद मुझे उन्होंने बुलाया एक दिन और बोला कि डोर फिल्म है। और उस समय मैं नागेश कुकरूर, मतलब मैं चाहता ही था काम करना, और दिल की इच्छा हम्म। थी ये कि मैं नागेश कुकरूर की फिल्में करूँ। इकबाल उस साल रिलीज हुई थी, उसके 1-2 साल पहले। तो हम्म। मेरा बहुत वो टेस्ट बहुत अलग था। बॉलीवुड एक अलग जर्नी है, बट ये जो डोर फिल्म से शुरुआत हुई मेरी, और ऑन शूट था, मैं शूट पर ही ज्यादा रहता था, बाकी चीजें बनाने का एक्सपीरियंस तो उस समय नहीं था, बट शूट हैंडल मैं कर लेता था, मतलब शूट पे ऑन शूट में ही रहता था। तो ये सब खत्म किया हमने, डोर की। फिर उसके बाद भूतनाथ में कुछ काम किया, कुछ पूरी फिल्म नहीं की मैंने भूतनाथ, कुछ दिन मैंने काम किया। फिर उसके बाद फिर मैंने एक ब्रेक लिया लाइफ में, मैं कहीं 2 साल के लिए मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी और मैं अंडमान निकोबार चला गया, वहां रहने लगा। तो हम्म। एकदम ही अलग टाइप का काम किया, क्योंकि मेरी एक पहली फिल्म मुझे मिली थी, उसका नाम था ओशन ऑफ एन ओल्ड मैन, इंडिपेंडेंट फिल्म थी, और वो अंडमान निकोबार में शूट हुई थी। तो वाह। वो फिल्म की बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर लोकेशन था, आर्ट हाउस फिल्म है, और टॉम अल्टर उसमें एक्टर है। तो वो फिल्म करने के बाद मैंने सोचा कि चलो लाइफ में थोड़ा चिल करते हैं, मतलब और भी कुछ देखते हैं। मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, शायद मैं अब ना करूँ आर्ट डायरेक्शन। ये फेज भी आया था हम्म। एक टाइम कि ना करूँ अभी, मेरे ख्याल में और कुछ करते हैं लाइफ में। तो 1-2 साल मैंने अंडमान में गुजारे, और फिर वापस मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में। शायद मुझे वही रियलाइज हुआ कि अब मेरे को श्योर है कि मेरी पूरी लाइफ मुझे यहाँ पे ही देनी है। तो वो डिसाइड किया, वापस आया। फिर तब तक मेरे कॉन्टेक्ट्स थे, फिल्म के कुछ लोग थे, दोस्त हैं, एलन करके, एलन मैकेलिक्स, प्रोडक्शन में है वो, काफी नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे हरूत करके एक फिल्म थी जिसमें आमिर बशीर डायरेक्टर थे। तो शुरुआती दौर पे मैंने सारी इंडिपेंडेंट आर्ट हाउस फिल्में की, जो बजट कम होता था, चैलेंजेस होते थे, उसमें बस वही बंदा चाहिए होता था जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारी सारी चीजें, मतलब सारी सारी तरह के काम को खत्म करे, अंजाम दे उसको बढ़िया से, खूबसूरती से। तो घरूद किया, फिर उसके बाद शिप ऑफ थीसिस फिल्म की। शिप ऑफ हाँ, थीसिस का भी दैट इज एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल। बहुत बहुत बढ़िया आई था, सर, बहुत। उसका या कंसेप्ट ही बहुत अच्छा था सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम वो बना रहे थे, जब आप कुछ बना रहे होते हो और उसमें खास तरह की टीम जब जुड़ जाती है, तो आपको अपने आप ही लगने लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा हाँ। अलग है। तो वो आपको बात समझ में आ ही जाती है जब आप कर रहे होते हो। फिर दाहिने बाएं नहीं हम्म। दिखता है कि क्या इधर दिखना क्या उधर दिखना, आप जो करते हो हम्म। उसमें लग जाते हो। तो हालांकि उसका प्रोसेस भी काफी लंबा था, काफी हमने बीच बीच में शूट किया, फिर रुका, फिर बीच में काफी लंबा टाइम लगा। और फिल्म जब अच्छे से बन गई तो फिर उसका बहुत फायदा हुआ मुझे। तो शिप ऑफ थीसिस की वजह हम्म। से मुझे और भी बहुत सारे काम मिले बाद में। तुम्बाड भी सेम प्रोडक्शन हाउस, मतलब सेम लोग ही ने बनाया, सेम टीम था लगभग, और उसमें और लोग हम्म। ऐड में, तब तुम्बाड जैसी फिल्म बनी। तो तुम्बाड का फिर प्रोसेस शुरू हुआ। तो एक तरफ ये सिनेमा भी चल रहा था, इनसाइड ही साइड मैंने सोचा कि नहीं, मतलब मुझे सिर्फ एक ही तरह का सिनेमा करूंगा तो शायद मुझे ये इतना ग्रोथ ना हो, मुझे बॉलीवुड एक्सप्लोरेशन की था। तरफ भी तो
हाँ, बॉलीवुड, छोटी बॉलीवुड फिल्में जो छोटे बजट की हैं उसमें भी शुरुआत वहां से भी की, क्योंकि आप हम्म, जब आप एक खास तरह के लोगों के साथ काम करते हो तो खास तरह का उनका एक मेंटल सेटअप होता है। सब लोग थोड़े थोड़े अलग होते हैं, तो आप हाँ। हालांकि मिक्स भी होते हैं, अलग भी होते हैं, वैसा भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मतलब मोटा मोटा अलग तो होते ही हैं। तो फिर उसके बाद तरह से, और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हम्म, इतनी बड़ी है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनका जो नजरिया है काम का वो काफी अलग होता है, और हाँ। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की चीजें हैं। हम्म। सर मैंने जब शुरू किया था काम करना इंडिपेंडेंटली, मेरी एक फिल्म थी, तो उसमें ऐसा था कि मुझे क्रोमा करना था। मैंने कभी क्रोमा किया नहीं था, पहली बार क्रोमा करना था। हम्म। और एक बड़े हम्म। कपड़ा लगा के फिर मार्किंग पैटर्न करते, और ऐसा हम्म। था कि हम्म। उधर व्हाइट डेजर्ट बना। हम्म। तो हम्म। मैंने व्हाइट डेजर्ट बना हम्म। बहुत सारा। फिर पता चला कि चूल्हा बैठता ही नहीं है नीचे, हवा की वजह से वो बारीक बारीक होते रहते हैं। फिर हाँ। करना था, तो मैंने फिर फॉर्चुनेटली किसी ने, बहुत सारे वहां पे एक्सपीरियंस लोग थे डायरेक्शन में, सबने मुझे सजेस्ट किया कि तू वो आखा पूरा जो सॉल्ट होता है ना, बड़े बड़े रॉक्स, तो हम्म। वो हम्म। सॉल्ट 1200 किलो, और फिर उससे मैंने हम्म। ग्रेड के पूरा वाइट डेजर्ट ऑफ कच्छ बनाया था स्टूडियो में। तो तब अच्छा ऐसा अच्छा। लगा, yes अच्छा। I am growing, yes I am learning, people around me also मुझे मुझे सब सिखाते हैं। And the हम्म। finest DOP that I have came across, because I have done only 2 films independently, और मैंने हम्म। दोनों ही उनके साथ किया है। हम्म। तो uh, उनकी लाइटिंग, वो मैंने देखा कि DOP is the one who justifies art director, production designer's frame। यस यस, श्योर। तो मेरे 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 लिए वो एक फेवरेट इंसान है। इज बिल्कुल। तो आपके लिए ऐसा कौन है, कौन DOP है जो आपकी फ्रेम को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है, योर हम्म। फेवरेट? मैंने काफी टाइम से काम किया है, और मुझे कई, एक नहीं कई लोग बहुत बेहतरीन बेहतरीन मिले। ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन ज्यादा बेहतर है, ये मुश्किल है। बट हाँ, उनकी अपनी जो खूबसूरती है वो जरूर मैं बता सकता हूँ। तो जैसे पंकज कुमार, उनका काम शिप ऑफ थीसिस से ही हम लोगों ने देख लिया था कि बहुत बेहतरीन था। उसकी पहले भी फिल्मों उन्होंने की थी, बट शिप ऑफ थीसिस पे जिस तरह की फ्रेमिंग वो बनाते थे, और जैसे उसके बाद तुम्बाड़ में उन्होंने काम किया है, वो बेस्ट है। हाँ, मतलब मैंने उनसे उनसे लाइटिंग, तो डार्कनेस, उनके राइट। वो वही है, वो पर्सनालिटी उनकी उनके काम में दिखती थी। वो उस तरह का एक, मतलब इंटेंस फ्रेमिंग, बहुत स्टोरी टेलिंग वाला माहौल, और बहुत बेहतरीन काम उनका भी है। और राइट। दूसरा शंकर रमन के साथ भी मैंने काफी काम किया हुआ है, वो भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं। हाँ। अभी लास्ट में हमने भी लाल कप्तान भी की उनके साथ, और हरुद की थी बहुत पहले। बीच बीच में भी काफी छोटा मोटा काम करते रहते हैं। तो ओके। वो उनका काम भी बहुत बेहतरीन है। उनकी डे लाइटिंग, डे डे जैसा जो डे में वो लैंडस्केप जो कैप्चर करते हैं, अभी लाल कप्तान में आप देखो तो इतनी खूबसूरती से वो कंपोजिशंस है, फ्रेम है। इवन हम लोग हेलीकैम शॉट्स और उस तरह की चीजें भी की वहां पे। तो वो बहुत ही खूबसूरत है, जिस तरह से वो कैरेक्टर को पढ़ के डायरेक्ट, मतलब अब स्टोरी टेलिंग उससे निकलती है, बहुत बेहतरीन है। कलर्स, ऑफ कोर्स कलर्स तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, हमारे जितने भी हमें उनके साथ बिल्कुल काफी नजदीक रह के काम, काफी क्लोज टीम के साथ काम करना चाहिए, क्लोज होके। बिल्कुल। सर आपका इंस्पिरेशन कौन है? वैसे मुझे मुझे पता है कि मैं अब अगर आर्ट में या बीइंग एन आर्किटेक्ट में काम कर रही हूँ, तो मैं एक एक है आइडियल, जो जिस अगर मैं सोचती हूँ कि अगर वो होता तो वो कैसे डिजाइन करता, या उनका उनका हम्म। प्रोसेस कैसा है, तो आपके लिए वो सी इंसान ऐसा कौन है? सी जब जब तक मैंने स्कूलिंग वगैरह की थी तब तक तो मुझे सच में बहुत ज्यादा पता नहीं था आर्ट डायरेक्शन के बारे में ही। तो उसके मास्टर्स के बारे में तो बहुत कम नॉलेज था मुझे। इवन आज हम्म, भी मैं बहुत ऐसे, बहुत इंस्पायर वर्क नहीं, बट हाँ कुछ लोगों की कुछ चीजें बहुत बेहतरीन लगती, कुछ कुछ काम लोगों का, कुछ लोग हैं जो साथ के भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो और उसको ही मैं देख करके वो चीजें वो करूँ। कोई
कोई छोटा भी कोई है आर्ट डायरेक्टर या तो जो कोई यंग है, जूनियर है, तो उसके काम भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत स्पेसिफिक किसी बड़े का काम बोलूं। हाँ, मगर कुछ लोगों का काम वाकई बहुत अच्छा है, जैसे अमित रे वगैरह लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अमित रे और सुकांत पानीग्राही, इन लोग का काम बहुत बेहतरीन है। एक क्वालिटी का काम ये लोग करते हैं। तो हम्म। हाँ, ये चीजें लोग ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं कि हाँ, इनके तरह जो वो सेट बनाया था वैसा कुछ बनाओ। पद्मावत में भी कुछ जगह बहुत बहुत बेहतरीन काम है, खूबसूरत है वो चीजें, हाँ, तो वो चीजें बहुत इंस्पायर करती है मुझे। और वो करती है कि हाँ, इनकी तरह मैं भी करूँ कुछ बढ़िया, ऐसा कुछ करूँ। हम्म। तो मुझे मुझे मैंने जब शुरू किया था फिल्म में स्टार्ट करना, तो मेरा जो बेस था वो ऐसा था कि व्हेन आई वाज टीनेजर, मैं किड थी तब, मैं स्कूल में थी तब, मैं इंग्लिश चैनल पे एक सीरीज आता था, बिग बैंग थियरी। तो वो मैं अच्छा। बहुत देखती। उसके सेट ऐसा उसका सेट ऐसा होता है कि वो उनके सारे सब सेट ही है। और उनका पूरा सीरियल अच्छा। जो है उसका था कि 4 साइंटिस्ट थे, जो लड़के थे, टीन यंगस्टर्स, 28-30 एज की आजू बाजू में, और उनका पूरा स्टोरी है। तो साइंटिस्ट का घर कैसा हम्म। टाइप का होता है, एंड द डिटेल्स, द माइन्यूट्स, द क्रिएटिविटी, द कलर पैलेट वाज सो अमेजिंग। दैट वाज द फर्स्ट क्लिक दैट आई थिंक आई डिजर्व सच काइंड ऑफ वर्क. Then I have started to build my career and I was doing sketching and everything. So मैंने फिर हम्म। मस्ती मस्ती में ऐसे ले लिया कि आर्किटेक्चर में तो स्केचिंग ही होता है. So I did architecture. तब पता चला कि आर्किटेक्चर में सिर्फ स्केचिंग नहीं होता है. फिर फिर ऐसा एक फेज आया 2016 में, जब मैंने बाहुबली देखा. तो उसके जो फैसिनेटिंग सेट्स थे वो सब देखा मैंने फिर गूगल किया दैट हु क्रिएट दिस. तो उसमें ऐसा लिखा था कि architects and interior designers who know how to create the 3D, they can work on such kind of sets. तब तब बिल्कुल। से मैं ईमेल कर रही हूँ 2016 से सबको. मुझे सर 2018 में पहला काम मिला. वो भी ओके। मैंने एक बहुत अच्छे आर्ट डायरेक्टर है, उनको मैंने असिस्ट किया था. सो ऐसा मेरा जर्नी था. अभी अभी भी मैं सीख ही रही हूँ. ऐसा है. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ये काम ही ऐसा है, ये लाइफ हाँ, लाइफ डिमांडिंग काम है, और इस काम में पूरी लाइफ भी कम है। जब आप सीखने निकलो तो हाँ. वाकई बहुत कम है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग आज मतलब देख रहे होंगे, वो उनको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं होगा कि आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनिंग, तो वो दो, एक आप मुझे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी, अगर दे आर विलिंग टू वर्क इन द सेम फील्ड, उनको ये डिफरेंस पता होना चाहिए. सी हमारी इंडस्ट्री में एक्चुअली बहुत बहुत ही इम्प्रोवाइज इंडस्ट्री है हमारी। बहुत ही सारी चीजें इम्प्रोवाइज कर करके हमने बनाई हुई है। कोई प्रॉपर चैनल अब बन रहा है धीरे 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 धीरे। तो वो उसमें से एक चैनल ये भी है कि एक आर्ट डिपार्टमेंट एक्चुअली पूरा, मतलब जो पूरा है वो प्रोडक्शन डिजाइन और आर्ट डिपार्टमेंट एक पूरा एक टीम है। तो और वो अलग हुआ, बहुत अच्छी बात है। और इसमें और स्पेसिफिक होना भी चाहिए। आर्ट डिपार्टमेंट में आर्ट डायरेक्टर के अलावा उसके नीचे सेट ड्रेसर्स, सेट डेकोरेटर्स हैं। तो इन लोग के भी स्पेसिफिक कोर्स होने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि एफटीआई में अभी शायद बहुत स्पेसिफिक कोर्सेज ऐसे हैं जो एक बेहतरीन सेट ड्रेसर्स को मतलब ट्रेन करते हो, और वो सिर्फ उसमें ही स्पेशलाइजेशन करें। तो ये सब चीजें अगर हो तो बहुत बेहतरीन है। हाँ, मतलब आपका क्वेश्चन ये था कि आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर का डिफरेंस क्या है, तो उसमें ऐड करके मैंने ये बोला। प्रोडक्शन डिजाइनर डिजाइन करता है सारी चीजें, वो विजुलाइज करता है सारी चीजें, वो बेसिकली विजुलाइज और उस स्टोरी के साथ वो वर्ल्ड, वो दुनिया बनाता है दिमाग में, और उसको पेपर पे उतारता है, या वो डिजाइन करना उसका काम होता है, सब कुछ स्केचेस वगैरह करके। अब उसमें दोनों ही चीजें, अब आर्ट डायरेक्शन ने अगर एक डिजाइन बना दिया, उसको उसने एक घर बनाया, स्केचेस बनाए और खूबसूरत उसने बनाए, कलर्स दिखाए, ब्लू कलर दिखाया, ब्राउन दिखाया, जैसा भी उसका जो भी टेक्सचर है, अगर कोई ऐसी खूबसूरत हवेली बनानी है कुछ भी, तो प्रोडक्शन डिजाइनर को मर्ज होना पड़ता है आर्ट डायरेक्टर के साथ। तो आर्ट डायरेक्टर उसकी टेक्निकलिटीज बनाता है, उसकी टेक्निकल ड्राइंग्स बनाता है कि वो कितना बड़ा पिलर होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, अगर उसमें कहीं फायर लगने वाला है या पानी लगने वाला है, वो सारी टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखते हुए उसको प्रैक्टिकल क्रिएट करता है वो विजुलाइज So it's a more of a आर्ट डायरेक्टर। execution part, art director का एग्जैक्टली, part. Okay. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
बट ये दोनों ही एक दूसरे को काफी हद तक ओवरलैप करते रहते हैं हर एक पॉइंट पे। मतलब अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक आर्ट डायरेक्टर ने अपना सेट बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया है, और इन दोनों के उस पे भी है कि कितना इन लोग की एक साथ ट्यूनिंग बेहतरीन है कि अगर कुछ सेट मान लो ऊपर नीचे बना तो वो कैसे उसको चेंजेस करते हैं। प्रोडक्शन डिजाइनर उसको थोड़े से प्रोडक्शन डिजाइन में चेंज करके उसको मर्ज कर ले, या फिर आर्ट आर्ट डायरेक्टर उसको कर ले, वैसा वैसा भी चीजें होती हैं। तो ओके। अलग अलग भी हैं और काफी एक पॉइंट पे ये दोनों मिलते भी हैं। वो मिलना भी बहुत जरूरी है, वो सिंक होना भी ओके। बहुत जरूरी है। देन आर्ट डायरेक्टर के नीचे उसकी जो टीम है, शूट शूट की टीम है, वो भी बहुत मैटर करती है। ऑन शूट भी आपका रन, जैसे अगर आप प्रोडक्शन डिजाइन कर रहे हो आगे, तो मैं आपको बताऊं ऑन शूट आपका शूट रन होना बेहतरीन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि अगर ये शूट अच्छे से रन नहीं हुआ तो फिर और दूसरी चीजों पे जोर पड़ता है, धक्का लगता है। सेट कहीं बन रहा है तो फिर सारा अटेंशन शूट पर आ जाएगा। यानी वो साथ ही साथ क्योंकि हमारी शेड्यूलिंग ऐसी होती है कि हमें कम एक लिमिटेड टाइम में बनानी होती है चीजें, तो उस टाइम का भी ख्याल रखना होता है, पैसे का भी ख्याल रखना होता है, और धीरे धीरे आदमी सीखता है सब चीजें। सर आपने टीम की बात की, तो हाउ हम्म। हाउ आप क्या देखते हो इंसान में जब आप अपनी टीम सिलेक्ट करते हो, या आपकी एक कोर टीम होगी जिसमें जिसकी साथ आप सारी फिल्म्स करते हो, तो नहीं, ऐसा वो। नहीं है। वो टाइम के साथ लोग आते हैं और बदलते भी हैं, बट मैं जो देखता हूँ वो है ऑनेस्टी और उसकी इच्छा क्या है। जो सामने मेरे आता है वो उसकी इच्छा क्या है, कितनी इच्छा है उसकी, वो जो कह रहा है वो करने की, ये देखता हूँ। और बाकी सारी चीजें सीखने वाली हैं, उसको सिखाया भी जा सकता है धीरे धीरे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास इतने इंस्टीट्यूट नहीं है आर्ट डायरेक्शन के, और इंस्टीट्यूट हाँ। है तो कम है, कुछ ही लोग के एडमिशन हो पाते हैं। तो वो हमें वो स्पेस रखना पड़ता है। हमारी एसोसिएशन में भी वो स्पेस है, अप्रेंटिस करके पोस्ट होती है, तो आप कभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले वो पोस्ट दी जाती है। तो फिर उसमें आप ट्रेन एज ए ट्रेनी आप काम करते हैं, तो वो चीज़ भी सही है। तो आपने आपने इंस्टीट्यूशन में से 3-4 महीने का कोर्स किया है, फिर आपने अपनी हिसाब से स्ट्रगल किया, फिर आपने बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग की, तो आपको क्या लगता है, आप नहीं सीख पाए पर आपको क्या लगता है कि जो भी आर्ट डायरेक्शन या प्रोडक्शन डिजाइनिंग में काम करना चाहते हैं, उनको एक बेसिक एजुकेशन लेना जरूरी है, या एक्सपीरियंस से भी वो सीख सकते हैं? पहले तो कोशिश करनी चाहिए, बहुत सिंपल बात है। अगर आपके आसपास और आप को सुविधा है, आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो अफोर्ड कर सकते हैं, फैमिली आपको फ्रीडम देती है कि आप क्योंकि बहुत सारे शहरों में शायद मुझे नहीं लगता है कि अहमदाबाद गुजरात में इतना शायद सोचते होंगे फैमिलीज में, मगर और भी कई जगहों पे लोग सोचते हैं ऐसा कि अगर ये प्रोफेशन में फिल्म लाइन में बंदा गया तो कोई गारंटी नहीं कि कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो सोच की वजह से उसको वो फ्रीडम नहीं मिलती है कई बार। बट मैं बहुत लकी था कि मुझे वो मिला, मतलब घर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, कि आप अगर आपको फ्री हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो एक फ्रीडम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैंने सोचा था कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, अगर आपने खुद ने सेट बनाया है या कोई लाइव लोकेशन है उसको रिडिजाइन करना है, आपको फैसिनेटिंग क्या लगता है, सबसे चैलेंजेस फैसिनेटिंग? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम कोई कहानी होती है और कहानी के में अगर हमने कुछ एक लोकेशन बनाया है, खास तौर पे एक फिल्म होती है तो उसमें 4 या 5 लोकेशन ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी कुछ बैठक है, मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं जब फिल्मों की, तो कुछ बैठक है, कुछ लिविंग रूम है, मतलब ड्राइंग रूम है, किचन है, ये तो होते रहते हैं जब तक कि कुछ खास उसमें बात ना हो। बट कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही खास तौर पे हमने जो तुम्बाड़ में हिल हाउस बनाया था, हिल हाउस का घर, हाँ। हिल हाउस, वो सब चीजें, तो वो कहानी को, मतलब वो इम्प्रेशन कहानी का, वो वर्ल्ड, उस वर्ल्ड को बिलोंग करता होना चाहिए, वो जरूरी है वो बहुत। तो उसके लिए वो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमें वैसा लोकेशन मिल गया कि हमें पहले ढूंढना चाहिए वैसे लोकेशन मिल जाए जहाँ हमें शूटिंग फ्रेंडली हो, तो फिर हमें सेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम सेट भी बनाना है तो फिर अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि ये सेट ही बनाना चाहिए या फिर मुझे लोकेशन पे ड्रेसिंग करना चाहिए। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो फिल्म का फ्रेम में फिट बैठना चाहिए। अगर हमें वैसा लोकेशन, कई बार हम
रियल जैसा होता है वैसा हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। और वो चीज़ बनी बनाई मिल जाए और उसमें कुछ थोड़ा ऐड कर दिया तो वो बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। जैसे तुम्बाट का जो वाड़ा था, तो तुम्बाट का जो मेन वाड़ा था, जो फ्रंट हाँ शॉट है और गेट है बड़ा, वो हाँ, बहुत ही बड़ा सा गेट। सिनेमैटिक है, बहुत खूबसूरत है और ह्यूज है। और उसमें हम्म वो बात भी है कि वो पुराना वाड़ा है, टूटा है, और हम्म एक्चुअली वैसे सेट भी बनाया जा सकता था उस साइज का, वो सब चीज़ों का। ऑफ कोर्स बजट कॉस्ट करता, अगर वो बजट में सेट हो जाता तो टेक्निकली बनाया जा सकता था। बट राइट। जब आप वाड़े के अंदर हम गए और जब हमने शूट किया था तो उस समय वो पूरा प्लांटेशन था, वो जंगल था पूरा, अंदर सफाई वफाई नहीं हुई थी। तो हाँ, हमने सोचा कि उसको पहले ये वाला शूट करें, मतलब डायरेक्शन ने भी सोचा कि हम पहले बाद वाले शूट करें जब वो the सॉन्ग बाद में last आता है उसमें। chapter, yes. There is a यस, guys. There is a three chapters in that film, and that is in some part between the like या yeah, after some years. So it is divided in three parts. So sir is talking या about the last section, last chapter. Yeah. यस। तो उसके बाद हमने उसको क्लीन किया, कुछ पेड़ को वैसे ही रखा ताकि वो Hmm. एज डिफरेंस दिखे, पता चले। और उस पूरे वाड़े को, जो कि एक्चुअली खंडर था, काफी हद तक उसमें न्यू किया उसको, काफी हद तक उसको मरम्मत की, उसकी सफाई की, पेंट किया, एज किया। तो वो Hmm. दूसरा वाला चैप्टर जिसमें वो क्लीन, फर्स्ट ओपनिंग चैप्टर है जिसमें क्लीन Hmm. दिखता है, वो सबसे बाद का शूट है। Okay. तो इस तरह अब वो चीज हम सेट बनाते हैं तो हम आज प्लांटेशंस भी कर सकते हैं बहुत अच्छे, बट बजट भी Hmm. बहुत कंसर्न करता है, तो वो चीजें हमें मिल रही थी वैसे। Hmm. तो वही है सब कुछ, एक बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए ओवरऑल। Hmm. बेस्ट प्लानिंग की एक अच्छा काम अच्छी प्लानिंग से ही हो सकता है। True. अगर दूसरा एक क्वेश्चन था, सबकी काम करने की तकनीक, वर्किंग पैटर्न अलग अलग होती है। अगर हम्म, आपके पास एक अच्छा सा स्क्रिप्ट आ जाए तो आपका हम्म। पहला मूव क्या होता है, आप कैसे शुरू करते हो? सबसे पहले तो मैं जब भी मुझे बुलाया जाता है कभी किसी से मिलने के लिए, कोई डायरेक्टर होता है, तो हम पहले मैं जाके बात करता हूँ उनसे। पहले मैं देखता हूँ कि वो एक्चुअली क्या बनाना चाह रहे हैं, उनसे उनसे बात करता हूँ। स्क्रिप्ट तो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने उन्होंने क्या जर्नी की, उनकी लाइफस्टाइल क्या है। और राइट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बंदा जो बना रहा है वो क्या बनाना चाह रहा है और वो मुझे क्यों बुला रहा है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। कि राइट। आपका इन्वॉल्व, क्योंकि आप लाइफ के 6 महीने दे रहे हो। अगर आप एक फिल्म ऑन एन एवरेज 6 महीने लगते हैं, तो आप अगर 30 या 20-30 फिल्में कर पाओगे या 4, तो 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 6 महीने आप किसको दे रहे हो या 8 महीने, 1 साल किसको दे रहे हो, ये जानना और सही है। और आपकी ट्यूनिंग बहुत कितनी मैच करती है, स्टाइल क्या है, वो सब चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। फर्स्ट तो ये, देन आप कहानी पे आते हो कि कहानी को पढ़ते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या होना, सेट्स कैसे होनी चाहिए, इसका लुक क्या होना चाहिए, कौन से लोकेशंस पे शूट करना चाहिए, कहाँ पे। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि सब कुछ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कहानी लिखी होती है बट उस पे लोकेशंस का आइडिया कुछ नहीं होता है। जैसे एक फिल्म की थी मैंने, अमेरिका करके, इंडिपेंडेंट फिल्म थी वो, और सनडान फिल्म फेस्टिवल में उसको अवार्ड्स भी मिले थे। काफी वाह। काफी पॉपुलर हुई थी यहाँ। आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म थी। तो उस जब वो फिल्म आई, हमने बात किया, प्रशांत नायर थे डायरेक्टर उसके। तो काफी अच्छी दोस्ती हुई हमारी, बहुत अच्छी, पहले तो दोस्ती हुई हमारी। क्योंकि राइट। आप वही है कि आप कौन फिल्म बना रहा है और कैसे बना रहा है, ये बहुत अलग बात है। दो फिल्में, दो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। एब्सोल्युटली। और मैंने दोनों तरह का एक्सपीरियंस किया है, मतलब एक ऐसा भी शूट किया है जिसमें हमने 2-3 दिन के रेस्ट भी किया है और शूट भी किया है। वैसा एक फिल्में भी की हैं, और ऐसी भी फिल्में की हैं जो डे नाइट डबल डबल यूनिट शूट चल रहा है। तो हाँ। डबल यूनिट शूट और दोनों ही पीरियड वर्क है, तो उसमें भी बहुत वो लगता है। राइट। हाँ जी। तो और दूसरा ये था कि सर, आप कलर पैलेट, थीम, वो सब कैसे डिसाइड करते हो? लाइक मैंने जब काम करना शुरू किया था, तब मैंने जो आर्ट डायरेक्टर के साथ किया था, उन्होंने एक चार्ट बनाया, जब भी याद है। उन्होंने एक चार्ट बनाया था, जो कैरेक्टर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट्स, तो उसके हिसाब से हमने कलर पैलेट चुना था। बहुत एक लड़की थी, बहुत फेमिनाइज थी, ऐसे चुलबुली थी टाइप की ऐसी, तो हमने उसका कलर पैलेट पूरा पिंक से वायलेट की ओर रखा था। फिर दूसरा एक लड़का था, बहुत खाता था वो सब, तो उनका रेड से येलो के बीच में रखा था, बिकॉज जनरली द फूड कलर इज बिटवीन रेड एंड येलो। सो हाउ यू डिसाइड द कलर पैलेट? सी
जब जब हम कहानियां पढ़ते हैं ना, जब हम लोग ये डिस्कशन चलते हैं, जैसे स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है, ओरिजिनल तरीका तो यही है कि आप स्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं, तो कई बार हमें लोकेशंस ऑलरेडी मिल के रेफरेंसेस इमेजेस आ जाते हैं, मिल जाते हैं हमें, कुछ ऑलरेडी रेकी वगैरह हुई रहती है। तो वो जब इमेजेस देखते हैं या उस लोकेशंस के बारे में बात करते हैं कि फिल्म को कहाँ सेट किया हुआ है, जैसे अमेरिका में ही मैं बताऊं, हमें फिल्म को सेट करना चाहते थे। हम एक्चुअली वो ढूंढ रहे थे अभी फिल्म को कहाँ सेट करें। वो कहानी तो थी पूरी कि एक बंदा है, कहानी उसकी बड़ी सिंपल है कि एक बंदा गांव में रहता है, उसका एक बड़ा भाई अमेरिका चला जाता है, और गांव वाले बहुत फैसिनेट है अमेरिका के लिए नाम पे और इंस्पायर होते हैं अमेरिका के नाम पे। बट अब ये जो बच्चा है वो बड़ा होता है और वो अपने भाई को ढूंढने अमेरिका जाना चाहता है, और वो बॉम्बे जाता है। बॉम्बे में जाके पता चलता है कि वो अमेरिका कभी गया ही नहीं था। और मतलब मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वो है, बट ये फिल्म हमारे पास कहानी तो थी, लेकिन ये इसको हम इंडिया में कहीं भी सेट कर सकते थे, ये बंगाल में भी सेट हो सकती थी कहानी, ये कहानी हिमाचल में भी सेट हो सकती थी कहानी, और कई कई किसी भी जगह पे। तो हमने डिस्कस किया डायरेक्टर से, डीओपी से, और जो जिस तरह के विलेजेस हम एक सिंक हो रहे थे एक विलेजेस को देखने के लिए, तो वो विलेजेस हमें मध्य भारत में, मतलब भोपाल और ये सब इस एरिया में मिलते थे। तो वो हमने वैसा डिसाइड किया, वो माना वहाँ पे, पर शूट हमने सतारा में किया। तो वो काफी मैच कर किया था उस लोकेशंस का जो लुक है। तो जो जब हम ये कर रहे थे और डीओपी होता है हमारे साथ में और डायरेक्टर होता है, तो हम उस समय कलर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम इसको देख रहे हैं। कोई अगर कोई कैरेक्टर जैसे अस्तर वाला ही अगर पार्ट ले ले, वो रेड कलर वो सब निकलना, वो सब चीजें वो बातों में आता है, वो कई सारे डिस्कशंस के बीच में निकलता है कि हाँ ये इसको एक स्पेसिफिक कलर देना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि सारी बात मैं ही डिसाइड करूं, कई बार मेरी टीम होती है। हम कोई जरूरी नहीं कि एक प्रोडक्शन डिजाइनर है तो अगर गिनती के 12 क्वालिटीज उसके अंदर होनी ही चाहिए तो वो 12 के 12 क्वालिटीज उसी के अंदर हो, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। आप ये जानते हो अगर कि ये 12 क्वालिटीज आपके काम में दिखनी चाहिए, तो हो सकता है आपके अंदर वो 4 ही क्वालिटीज हो, बाकी के आप जो है क्वालिटीज आपको पता है कहाँ से लेनी है। वो एक बहुत ही ट्रिकी चीज है, आप मतलब आप सब कुछ नहीं जान सकते। तो और कलर साइकोलॉजी जैसे आप बोल रहे हो कि आपने एक स्पेसिफिक मूड के हिसाब से वॉल पेंट कर दिया है या कोई बेडशीट कलर में दे दिया है, मैं पर्सनली वैसा नहीं सोचता हूँ। मैं बहुत फ्री रखता हूँ, मैं अपने आप को बहुत मानता नहीं हूँ इसमें कि स्पेसिफिक ऐसा, अनलेस कि वो डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, उसको वो पिंक कलर का ही बॉल चाहिए या पिंक कलर का ही कुछ वॉल चाहिए या जो भी कलर है, वो काफी हद तक मैं उनको ऊपर भी छोड़ता हूँ। हाँ, अगर मेरे अंदर की बात है तो वो सिर्फ कलर पे बात करना वो बहुत कम बात हो जाएगी उसके बारे में। अगर हम बात ही करना है तो उस पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, कलर एक एलिमेंट आएगा उसमें। ऑफ कोर्स कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली आप फ्रेम तो फ्लैट ही होता है तो कलर्स ज्यादा दिखते हैं, डेप्थ तो क्रिएट किया होता है तो कलर्स दिखते हैं। तो मैं ज्यादातर डिपेंडेंट होता हूँ डीओपी से कनेक्ट होने के लिए कलर्स के मामले में पर्सनली। और इसीलिए मेरी फिल्में में आप देखोगे तो कोई तुम्बाड एक अलग जोन है, सेम ही टीम का शिप ऑफ थीसियस है, उसका कलर पैलेट बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग है, अलाइव है, फ्रेश है, सिटी है, मॉम्बी। और तुम्बाड बहुत डार्क है, जिंजी है, अंदर की घृणा, अंदर की लालच, थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ा सा लालच का छोटा सा रूप, देन लालच इस तरह से मतलब वो टीम वर्क है एक्चुअली, वो सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, और स्टेप बाय स्टेप वो धीरे धीरे डेवलप होती है। ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कलर्स पे I really glad to know that you also take suggestions from your subordinates and your team. Of course. They are the actually मेरे टीम में काफी रहता है और बहुत ही मतलब हम लोग बहुत चिलो के काम करते हैं। थोड़ा सा एक अच्छा माहौल, क्योंकि हम यानी काम तो कर ही रहे हैं और उसमें एक अच्छा माहौल रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज काम सही नहीं है। फिर आप अगर आप टेंशन होता है, ऐसा नहीं है, शूट पे टेंशन तो होता ही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है, तो देन आपको सब मैनेज करना होता है। और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि आपकी जर्नी के आपने कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग तो ली नहीं है, सीख ही रहे हो आप। सभी को सबको है, तो दूसरा जो सीख रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, वो हेल्पफुल भी होता है मेरे खुद के लिए भी। आपने सर डील और मैनेजिंग की बात की,
तो ये कैसा होता है कि प्रोडक्शन डिजाइनर्स हु डिजाइन द एंटायर फिल्म, लाइक कॉस्ट्यूम डिजाइन में भी आप कलर पैलेट चेक करते होंगे बिफोर डूइंग द। नहीं, मैं नहीं करता हूँ ऐसा, क्योंकि कॉस्ट्यूम्स का मैं कॉस्ट्यूम को करने देता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको जाके बोलूँ कि आप ऐसा मत करो। हमारे यहाँ पे मैंने अब तक जितने भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर से काम किया वो सब राइट। के सब एक से एक बेहतरीन है। और हम ये बात सही है कि प्रोडक्शन डिजाइनर को इंडिया में देखना चाहिए, वो ओवरऑल कंट्रोल भी करना चाहिए, वो बात भी सही है। बट राइट। वो एक कुछ खास टाइम के बाद शायद मैं शुरू करूँ। बट अब मैंने अब तक जितने किया सभी के सब मैक्सिमम बस वो But you खुद might be having a healthy conversation with them that I am ऑफ कोर्स going with this kind of pattern, so I think नहीं, like सिर्फ कन्वर्सेशन ही नहीं बल्कि हम तो साथ में काम भी करते हैं। जैसे wow. लाल कप्तान में आप देखो तो ढाल वगैरह, कई सारे Hmm. हेलमेट वगैरह, वो जो बंदूकें हैं, गन्स हैं, उनके जो एमिनिशंस हैं, उनका जो Right. लुक है उस लुक में प्रोडक्शन डिजाइन का इवन एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा काम है आर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। Right. तो वो जेलों के तो काम करना पड़ता है, टीम वर्क है ये। Okay. So Abhi, let's not wait till let's talk about Tumbad. So यस। it takes 6 years to create this beauty. So and it won many awards. I have read it that it was first shot in 2012 and then it was again reshot यस। in 2015. And so tell us more about your journey. How, like you got this film from your production work. या सही। तो How it all started. एक्चुअली मैंने तो शिप ऑफ थीसिस की थी पहले ना, तो वो Hmm. टीम से कनेक्टेड तो थे ही हम सब लोग। शिप ऑफ थीसिस सक्सेसफुल रहा, काफी लोगों को पसंद आया, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। और उसी दौरान तुम्बाड की बात भी चल रही थी और एक दिन आनंद ने फोन किया, उन्होंने मुझे बोला कि एक फिल्म है राकेश आ जाओ और हम लोग एक असेंबल हो रहे हैं, रीअसेंबल हो रहे हैं, तो आ जाओ। बहुत सिंपल ही था एक्चुअली, क्योंकि टीम ऑलरेडी सेट तो थी, सब लोग जानते ही थे एक दूसरे को, बढ़िया से जानते Right. थे। तो उन्होंने मुझे वापस फिर मौका दिया। और तुम्बाड तो काफी बड़ी फिल्म थी, काफी शुरू से ही उनको पता था कि हमें एक्चुअली कहाँ से शुरुआत करनी है, तो और उनको भरोसा था मेरे ऊपर, तो इसलिए उन्होंने वो दिया मुझे मौका। जबकि मैंने उससे पहले कभी भी कोई सेट नहीं बनाया था, तुम्बाड के पहले मैंने कोई सेट नहीं बनाए थे। तो Wow. मुझे एक्चुअली में देखा जाए तो सेट बिल्डिंग का या फिर भूतनाथ में भी अगर वो बिल्डिंग जैसा सेट का आइडिया मुझे बहुत ज्यादा नहीं था कि एक्चुअली कैसे बिल्ड करते हैं सेट। आर्ट का जो काम है, जो मतलब एक आर्ट डायरेक्टर का काम है, वो Yeah. ज्यादा नहीं था मुझे पता। और हम लोग उसका शुरू किया, हमने एक एक चीजें खोजना शुरू की। टाइम था हमारे पास थोड़ा, तो हम लोगों ने बस वगैरह ढूंढना शुरू किया, लोकेशंस की रेकी की, लोकेशंस पे डिसाइड किया कि भाई कैसा डिजाइन किया हमने शुरू में। तो वो काफी प्रोसेस लंबा था। फिर उसके बाद हमने, और हमें बारिश में शूट करना था, सिर्फ क्लाउडी वेदर में और ऐसा माहौल में शूट करना था। तो टाइम भी बहुत स्पेसिफिक था कि इसके बीच में ही शूट करना था। सन आता था तो हमें रुकना पड़ता था, सब चीजें थी उसमें। और जो लोकेशंस पे हमने बिल्ड करना था, सेट ऑन लोकेशन बिल्ड करना था एक्सटीरियर शॉट्स के लिए, वो लोकेशन बहुत टफ था मतलब। और काफी एक्सपीरियंस नहीं था, तो शायद मैं, अगर मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस होता तो मैं वहां पे जाता और कहता कि भाई यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है सेट बनते बनते ना बने, क्योंकि वहां पे उस जगह पे हवा बहुत तेज आती थी और हम कुछ भी बिल्ड करो वो गिर जाता। कुछ भी आप वॉल खड़ा करोगे 100 की स्पीड से वहां पे विंड आता था। वो सतारा का, हाँ, बहुत ही ओपन बैरन लैंड जैसा, हिल जैसा लोकेशन था और आइसोलेटेड था, काफी दूर दूर तक कुछ भी नहीं था वहां पे। तो बिल्ड किया, हमने शुरू किया स्टेप बाय स्टेप, सोच समझ के काम किया उसको। और जहां से हमने शुरू किया, मैंने जब फर्स्ट चीजें अप्रूव कराई थी, जैसे वो डॉल थी, वो डॉल को पहले, सबसे पहले डायरेक्टर से मुझे अप्रूव कराना था कि वो डॉल कैसी दिखेगी। मतलब यस, मतलब वो आइडिया था कि आटे का कुछ बना के लाता है, पर वो डॉल का शेप क्या होगा वो पता नहीं था। और एक्चुअली वो फट से बन गया, वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। और राही को संतुष्ट करना, मतलब उसको खुश करना अपने काम से बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। वो जल्दी मानते नहीं है, वो खुश नहीं होते हैं कि हाँ भाई परफेक्ट है।
एक बार जब वो right. जो वो लेवल है उनके, मतलब उनका बेंचमार्क को चीजों को बोलते हैं। बेंचमार्क है, हाँ, तो हाँ। वो काफी ऊपर सेट हुआ। मतलब मैं जिस लेवल पे काम करता था या काम हम्म, सोचता था कि काम होता है, वो काफी हम्म, ऊपर था। तो फिर हाँ। मुझे पता लगा right. एक बार, जब वो लगा कि नहीं, उन्हें पसंद नहीं आई कोई चीज। जैसे एक लॉक बनाया था हम लोगों ने, वो लॉक जो वहां पे आप देखते हो उसमें वाड़े के हाँ। ऊपर, तो वो लॉक पहले कुछ और ही शेप था। वो कुछ ओके। लकड़ी का बनाया था हम लोगों ने, वो बड़ा तो था लेकिन वो बहुत ही वो उतना खूबसूरत नहीं था। तो वो उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने उठा के फेंक दिया। बोला कि ये सब नहीं चलेगा, मेरे को कुछ दूसरा कुछ लाओ, बहुत रियल लगना चाहिए, लोहे का लगना चाहिए। तो धीरे राइट। धीरे जब मुझे पता चला कि एक्चुअली जब आप सेट सेट बनाने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम वहां पे होती है। आप सेट बनाओ ही मत। आपको आप रियलिस्टिक। मतलब कोई, आप अगर ये पकड़, आप ये जान जा रहे हो कि आपने ये सेट दिख रहा है, आपको सेट है, तो वो सेट है, वो फिर वो सबको सेट दिखता है। तो राइट। इसलिए आप कोई मतलब अगर हाथ से छू के भी पता ना चले कि वो ताला असली है या नकली है, तब वो बात हाँ। बहुत बेहतरीन है, तब वो शूट करने के लिए रेडी। तो चीजों को ध्यान में रख के, साइज में करके, और मतलब हमने जो वॉल्स के लिए वो बनाए थे पत्थर के, पीओपी का वर्क जो था, वो सब भी वर्क इतना ज्यादा मेहनत वाला था। और उसमें अच्छे काम में बहुत मेहनत लगती है, दिमाग भी लगता बिकॉज है, मेहनत भी बहुत लगती है। टोन जो अनइवन शेप के होते हैं वो उसको डिराइव करने में ही ज्यादा मेहनत हाँ, लगता उसको है। निकालने में, वो मोल्ड निकालने में, अगर आर्ट आर्ट में देखा होगा तुमने, तो काम उसमें काफी मेहनत लगती है। हमारे मोल्डर्स की परेशान हो गए वो लोग कि हमने ऐसा काम नहीं किया कभी आज तक। तो आपको पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आज तक ये जो हम काम कर रहे हैं, ऐसा काम अभी तक हुआ नहीं है। वो राइट। आपको ये सुनाई देने लगता है शुरू से ही, जब आप वो कर रहे होते हो। तो वो मोल्डर्स की हालत खराब हो जाती, मैं भी खड़ा होता था, बारिश भी होती थी, मैंने कहा भाई मैं खड़ा हूँ, तुम भी निकालो, चलो कोई बात नहीं, सता रहा है, बारिश हो रही है। और राइट। सबको थोड़ा सा पुश करना होता है, थोड़ा सा प्रोवोक करना होता है हाँ। कि भाई हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ा काम होगा, बहुत। क्योंकि सिंपल एवरेज काम होता तो शायद मैं गोरखपुर में ही होता, और अपना ही कुछ कहीं यहाँ पे कॉलेज में टीचर होता, या कुछ सिंपल लाइफ जीता। सिंपल तो था ही नहीं कुछ। तो लाइफ में भी वैसी चीजें अपने आप डिजाइन होके आगे रखती जा रही हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, सेम। मुझे सर ऑफिस का जॉब नहीं करना था। मुझे वो 10,000 हाँ, 9 to 6 का जॉब नहीं करना था, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। और दूसरी रिस्क बात, है आपने वही सही जो। बात की। तो अभी गुजराती एक फिल्म बना हिलारो, लाडो। जो हिलारो इंटरनेशनल है लाडो। उसको award मिला है। हाँ। अच्छा। और अभी वो अच्छा। फ्रांस में भी उनको सिलेक्शन हुआ है, वो उनका हम्म। बता फिल्म दिखाने के लिए, फीचर करने के लिए। उनका जो अच्छा। सेट था, मैं जानती हूँ उनके प्रोडक्शन डिजाइनर शील करके है। इतना ब्यूटीफुली उन्होंने बनाया था, क्योंकि हम्म। और इतना बारीक बारीक डिटेल था। आप अगर देखोगे तो कच्छ का एक जो डूंगा उसे बोलते हैं, जो सर्कुलर एक हट जैसा होता है, में लोग रहते हैं, हाँ एक हाँ छोटा हाँ सा हाँ, मिरर बिल्कुल। था। एक छोटा सा मिरर था, तो उसमें इतना डिटेल था कि मिरर पे छोटी छोटी 2 4 बिंदियां लगाई थी उसने। हाँ, तो छोटी जैसे एकदम महीन हर, वाली। हाँ, हर रेगुलर घर में ऐसा होता ही है। लाइक हमारे को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक सेट है। इतना माइन्यूट डिटेल, और इतना ब्यूटीफुली उन्होंने बनाया था। आई रियली अप्रिशिएट हर वर्क। और मैं उनसे एक ही बार मिली हूँ। और हम्म। वो उन्होंने भी शायद आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में की है, बट दिस इज द बेंचमार्क दैट शी हैज डन। और लोगों ने भी उनकी बहुत अच्छी अच्छी तारीफें, बातें की थी। और हार्ड वर्क पेज ऑफ टू हर। द फिल्म इज गोइंग टू कांस। और वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मैंने जो तुम्बाड़ में देखा था, दैट लॉकिंग सिस्टम आई लव। दैट सूडी, जो नाखून काटने के लिए जो सूडी यूज की हाँ। थी, हाँ। ब्यूटीफुल इट वाज। एंड अनदर इज दैट द विंटेज फिल्म that you got from something you got from Mahabaleshwar and you pasted on the set. What was that? Just tell about us. द विंटेज वॉर, विंटेज क्या? वो विंटेज आपने कुछ महाबलेश्वर में आपने जो रॉ फील लाने के लिए कुछ आपने नहीं, लाए वो, थे। हाँ, वो हाँ। मॉस था एक्चुअली, मॉस काई। अच्छा। तो जो हम्म। वो वाड़ा था, पुरंदरे वाड़ा लोकेशन का नाम है वो, जो सोहम का घर होता है बेसिकली, वो सरकार हम्म। का घर होता है बेसिकली, जो बड़ा वाड़ा। तो उस ओके। वाड़े को में बहुत सारे वेरिएशंस, कई, क्योंकि कहानी में एक बार वो आता है,
और वो अलग अलग टाइम पे आता है, कभी 1920 में आता है, कभी 1940 में आता है, कभी उसके बाद Right. आता है। तो आना जाना उसके 3 जनरेशन है। तो वो जनरेशन का डिफरेंस और वो सेम ही चीज, सेम अगर लोकेशन है तो उसको कितने वेरिएशन में आप दिखा सकते हो। एक वो भी बात Right. है, आपके पास ये मौका है कि आप एक ही सेट को कहानी का रेफरेंस लेके, पता है कि इस बार आया तो अब वो बारिश की वजह से उसका कोई देखने वाला नहीं है, तो वो मॉस उग गया अभी जब वो बड़ा होके आता है, जब यहाँ पे वाड़े में। तो वो मॉस वगैरह हम लोग ने एक्चुअली हमने बहुत वो टफ चीज थी, वो बहुत ही टफ थी। और वो अच्छी बात है कि वो चीज लोग अब उसके बारे में बात करते हैं, बट ऐसी चीजें दब जाती हैं, छुप जाती हैं, और ऐसा और शायद किसी ने किया हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हम अच्छी है बात कर रहे हैं कि बहुत बहुत तरीका होता है एक काम करने का इंडस्ट्री में। जब आप, जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया इंडस्ट्री में, अगर काई लगानी होती है तो क्या करते हैं, लकड़ी का बुरादा वगैरह होता है, पेंटर्स को दे दो तो वो लोग पेंटर्स लोग लकड़ी का कुछ ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन बनाते हैं, वो डालते हैं। वो कई बार दिखने में ठीक भी लगता है दूर से था। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना था जो किसी ने नहीं वैसा सोचा हो आज तक। और फिर हमने सोचा कि उसको काई उगाते हैं, क्योंकि और लोग आइडियाज देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा ट्राई करते हैं कि कुछ नया निकल के आए। तो काफी Right. कोशिश की हमने कि उसको काई वाई लगा के इधर उधर करके, मिट्टी वगैरह लेप के उसके ऊपर काई को प्लांट करके, और वो काई उगी नहीं। क्योंकि तब आप जानते हो कि काई सिर्फ महाबलेश्वर में ही क्यों उगती है, क्योंकि वहां पे वो जो मॉस वाला एटमॉस्फेयर है, मॉस में काई उगती है। तो जो फॉग रहता है, फॉगी मौसम रहता है, वो रहता है मौसम थोड़ा, बहुत हाँ। ह्यूमिड रहता है, तो वो वैसा मौसम जरूरी उसके बिना नहीं उग सकता था। Right. और शूट बहुत नजदीक आ चुका था, और मैंने कमिट कर दिया था कि काई ऐसी होगी कि वैसे पहले बुरादे वाली काई जैसी नहीं होगी। हालांकि ये काम मतलब बहुत वो था, चैलेंजिंग था कि मैंने कह दिया था और करना तो था ही मेरे को। और मैं फिगर आउट भी कर रहा था कि कैसे करें उसको अभी वापस वापस क्या करें। तो हालांकि मैं महाबलेश्वर जाके आया था, पहले मैंने देखा था वहाँ काई है। और कोई अगर आपके पास नहीं है तो एक मास्टर प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको Right. पता है कि कोई चीज आप कमिट कर रहे हो, अगर आपके पास वो मास्टर प्लान नहीं है तो आप फेल हो जाते हो। और मैं भी हुआ हूँ कई बार, बट इस बार मैं काफी अच्छे से उसको संभाल ले गया। तो मैंने देखा था अगर कुछ नहीं वर्क करेगा तो ये मैं लाके सीधा डाल दूंगा। तो 2 दिन या 3 दिन बचा था शूट का। फिर मैंने टेम्पो वगैरह सेट किया, लड़कों को बोला कि चलो वहां पे यहीं पे लेके आओ। तो काफी टीम गई, और बड़ा बहुत ज्यादा लेके आए वो, क्योंकि वो तो फ्रेम में जितना क्योंकि दिख रहा है वो पूरा तो एक, सिर्फ शूट हाँ, वो पूरा दिख एक रहा है, उसके लंबा अलावा भी आपको उसके साथ। कई चक्कर महाबलेश्वर के। और वो क्या है कि इतना डेंजरस था। डेंजरस इसलिए था क्योंकि वो पूरा इलाका सांपों वाला था, बहुत काफी डेंजरस था। तो वो हम्म, सब चीजें कई बार हम लोग ना वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, कई हाँ, बार हम लोग बहुत रिस्क ले लेते हैं। हम्म, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा प्रिकॉशंस लेके काम करना चाहिए। ये सब इतना ज्यादा हाँ जुनूनी आर्टिस्ट नहीं बन जाना चाहिए। मगर चलो किया है इसमें। तो राइट। बट काफी सफाई मतलब सावधानी से किया। वो उसको इकट्ठा किया टेम्पो में, और लेयर टू लेयर उसको जमाया टेम्पो में। फिर उसको लेके आए, फिर उसको पेस्ट किया एक एक को नेल्स वगैरह से, उसको वाटरिंग किया ताकि वो काफी दिन तक चल सके। एटलीस्ट 3-4 दिन शूट था, तो वो रिफिल करने के लिए भी उसको लगा। राइट। ओके। और तो इस सर तरह से आप, वो बहुत रियल दिखा। आपने एक स्टेरकेस का सेट बनाया था जिसमें एक मार्केट बनाया था, तो हाँ। बहुत क्यूरियस था। तो हम्म। हाउ यू डिराइव फॉर दिस आइडिया कि हाँ, अगर 1930s या 20s में मार्केट होगा तो वैसे टाइप का कुछ कियोस्क वाला होगा। हम्म। मैंने पहले भी फिल्में, इंडियन फिल्मों का रेफरेंस देखा था। और हम्म। मैं यहाँ गोरखपुर का हूँ, तो वाराणसी कई बार गया हूँ मैं। वाराणसी ओके। मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, वाराणसी के घाट वगैरह बहुत देखे हुए हैं। और जिस जगह पे हम शूट करने वाले थे वो फिल्म में पुणे दिखाना था उसको। हालांकि पुणे ओके। में ऐसा कोई रिवर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कोई भी एक बड़ी सिटी, एक आइडिया हमने वो एक फ्रीडम लेके किया कि कोई बड़ी सिटी है तो काफी हद तक रिवर के किनारे डेवलप बहुत ज्यादा होती है। तो वो बनारस बिकॉज ऑफ का रेफरेंस बहुत फार्मिंग और ज्यादा। फिशिंग बहुत सारा होता है। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, ओल्ड पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो बोट वगैरह से कॉटन वगैरह का सप्लाई के लिए वो सिस्टम था वहाँ पे। और हम लोग ने ऑलरेडी कुछ शूट किया हुआ था, और इस लोकेशन पे हम जस्ट कुछ देखने आए थे। तो वो जब वो स्टेप्स दिखा ना, वो काफी बैरन हाँ। था, कुछ था नहीं वहाँ पे, सिर्फ स्टेप्स था। मतलब हमने जब वो रियल लोकेशन देखा, वहाँ हम कुछ और ही शूट करने वाले थे पहले। तो वो स्टेप्स देखा तो सब टीम थी वहीं पे, आनंद थे और राही थे, पंकज भी थे। तो हमने बोला यार ये तो बहुत सही है, बढ़िया है, इसमें हो सकता है काम। तो उसमें जो रास्ता बहुत नैरो था, मतलब वो वर्क
ट्रांसपोर्टेशन, हमारे काम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो रास्ता बहुत नैरो था, वैसे पैदल आप जा सकते थे वहाँ पे। तो अब वो डिजाइन एक बार बना, सब चीजें हुई, उसका क्या पता चला कि उसको क्या बनाना है, सीन्स बहुत सारे शूट्स करने थे वहाँ पे, तो गैरेज बनाना था, एक हिब्रू गैरेज, बहुत सारी 40-50 शॉप्स थी, सब शॉप्स की डिटेलिंग चाहिए थी, क्योंकि अगर एक ताला बना रहे हैं और उतने डिटेलिंग से बना रहे हैं तो ये तो पूरा मार्केट है, ये पूरा मार्केट है, तो एक एक ताले में हमारे पसीने छूट जाते थे। तो पूरा मार्केट का तो मतलब ये था कि अगर जिंदा बच गया तो फिर मैं मजा लूंगा, लाइफ वो करके बताओ, टाइम भी कम था, लिमिटेड अमाउंट में। दूसरा सिर्फ जुनून जुनून था, और बाकी एक्सपीरियंस भी उतना नहीं था, बट करना था कैसे भी करके। तो वो और स्टेप बाय स्टेप लोगों के साथ से बनता है, सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, जो सही होता है वो अगर चूज करके करो तभी कोई बड़ा काम हो पाता है, एक अकेले से नहीं होता। तो स्टेप्स के डिजाइन बने, नितिन ने भी बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, उसको पुलिस सिस्टम करने का उसका ही आइडिया था, इसको ऐसा पुलिस सिस्टम करते हैं और खींचते हैं, बोट का हुआ, और मैं बजट भी कंट्रोल करता था, तो मेरे उसके बहुत झगड़े होते थे कि तुमने तो बोला था वो बोट का, अभी बोट का क्या करेंगे, तो ये सब चीजें बहुत होती थी, मतलब वो बोट बन गई, उसे शूट भी नहीं हुआ, तो वो काफी रेफरेंस बनारस का था, और धीरे धीरे डेवलप करके रिक्वायरमेंट्स भी आती थी डायरेक्शन से कि उनके अभी शॉट्स बदल रहे होते थे या कुछ इम्प्रोवाइज करना होता था, तो काफी हद तक वो इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता था स्टोरी में, तो वैसे ही हमारे काम में भी असर पड़ता था। राइट, तो मैंने वो देखा लटकाए थे वो फैब्रिक्स, थोड़े टीयर, थोड़े एजिंग के साथ, वो अलग सारी टॉप्स के ऊपर अलग अलग से, वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था सर वो फ्रेम, तो पूरा इतना रियलिस्टिक लुक दे रहा था, बहुत अच्छा था। और आपने वो बस बनाई थी जो वो पहली बार वो आता है वापस चैप्टर 2 में, तो वो बस के बारे में वो बहुत इंटरेस्टिंग था, उसकी हेडलाइट्स भी बहुत बिल्कुल। राही के दिमाग में था, उसको पता था कि उसको कैसी बस चाहिए, उसको ये मतलब उससे बात करके लगता था कि अभी अगर वो देखेगा तो पहचान जाएगा, मतलब उसको पता है कैसी चाहिए, बट वो मतलब उसका लुक क्या होगा वो उसको नहीं पता था, कैसा दिखेगा वो, मतलब वो ओके बोल दे, उसका इंटेंशन पता था कि उसको किस जोन में चाहिए था, वो हमें पता था, और वो कैसा दिखेगा क्या होगा, और क्या बजट भी था, तो इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे थे कि थोड़ा कुछ रेडीमेड मिल जाए, और फिर हमने सोचा कि इसको अगर स्क्रैच से बनाते हैं तो इसका कॉस्ट क्या आएगा, तो कॉस्ट कुछ 17 लाख रुपए आ रहे थे सिर्फ एक बस का, और वो वर्किंग बस, हाँ, और वो जो बनाने का तरीका था वो फाइबर से बनता, और वो पता नहीं उतना सुंदर बनता या वर्क करता कि नहीं करता, और ये कई दिनों से चल रहा था मेरे दिमाग में, 1 by 1 आप चीजें क्रैक करते हो, तो बस का भी मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था, और मैं दिन भर वही नेट से सर्फ करता था कि कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, तो मुझे एक वेबसाइट में मुझे कोई एक जीप दिखी पुरानी सी, बहुत बड़ी सी पुरानी सी, लोग ऐड वगैरह डालते हैं, तो वो एक जीप दिखी मुझे, कहीं वाई वगैरह में थी, तो मैंने फट से उसका नंबर लिया, उसको भेजा, वो जीप अपनी जगह से नहीं हिलती थी, तो समाओ उसको लोगों को भेज के उसको हिलाया, टायर वायर बदले, उसको स्टार्ट किया, तो उसको फिर वो हिल हाउस का जो सेट था, जो हमारा हिल हाउस का सेट था वाई में, जो हिल हाउस का जो हिल लॉक का सेट था, वहाँ पे वो बस मंगाई, उस पर काम शुरू किया, उसकी डिटेलिंग की, वापस उसको काफी, उसका जो साइज था छोटा था, तो उसको पीछे से पूरा कट करके कारपेंटर्स ने उसको लंबा कर दिया, क्योंकि हाँ एक्सटेंड किया, क्योंकि बहुत लिमिटेशंस था, बहुत कम रिसोर्सेज में बनाना था, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वो था कि बहुत मेगा वाला वैसा नहीं था कि हम छत भी है हमारे पास, हम बारिश में ना भीगे, हम रेनकोट पहन के काम कर रहे थे, तो लर्निंग के लिए तैयार थे हर चीज से, बस वही बात थी। ओके, और सर एक उन्होंने एक ने पूछा है क्वेश्चन आपको, हाउ डिफिकल्ट इट टू क्रिएट important election on set and perfection on real location. Actually, I'm not getting his. Sir, important election on set and perfection on real location. Maybe वो शायद वो ऐसा पूछना चाहते हैं कि डिटेलिंग आई गेस ज्यादा आप कैसे लाते हो परफेक्शन रियल लोकेशन या इसमें इम्परफेक्शन। ओके, आप जब एक आर्टिस्ट हो, एक प्रोडक्शन डिजाइनर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, sorry I'm interrupting, I think we have 10 seconds left to end our conversation. It is almost 1 hour, I guess. So I'll reconnect you if we are ending up